नमस्कार, सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी सियासी खबर के साथ। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का समीकरण जो है वो साधा जा चुका है। सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है। पटना में आज दोनों दल सीटों का ऐलान करने वाले हैं। दोनों दल के नेता साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे और अब इसे लेकर बहुत जल्द स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर बीजेपी और जेडीयू कितनी कितनी सीटों पर चुनावी मैदान में। दिल्ली में बैठक के बाद बिहार बीजेपी के नेता देर रात चार्टर प्लेन से पटना पहुंचे। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, संजय जायसवाल, देवेंद्र फडणवीस ने पटना पहुंचने के बाद मीडिया के सवालों का कोई जवाब हालांकि नहीं दिया। गाड़ी में बैठे और वहां से चुपचाप रवाना हो गए। वहीं इस दौरान जनार्दन सिंह सीकरीवाल ने न्यूज 18 के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सीट शेयरिंग पर पार्टी के बड़े नेता ही कुछ कहेंगे। सीकरीवाल ने सीएम के चेहरे के सवाल पर कहा कि पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे। पटना एयरपोर्ट का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। कि चार्टर प्लेन से जो नेता उतरे हैं, खासकर पटना के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो है संजय जायसवाल के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस और साथ में जो अन्य नेता हैं यहाँ पर पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं। हम सीधा प्रयास करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से सीकरीवाल जी भी साथ में हैं। हम प्रयास करते हैं देवेंद्र फडणवीस जी से बात करने का कि आखिर क्या जवाब देते हैं। संजय जायसवाल जी सबसे पहले बात करते हैं। जी सर, समय पर सब आपको पता चल जाएगा। धक्का मत दीजिए, धक्का मत दीजिए, धक्का मत दीजिए, मोबाइल ले लीजिए, धक्का मत दीजिए, धक्का मत दीजिए। अरे दिमाग नहीं है क्या? मोबाइल दीजिए सर। सर क्या बात हुई सर? सर बताया जाए सर, कुछ बताइए सर। कल घोषणा कर रहे हैं क्या? कल घोषणा हो रही है जी? कल टाइमिंग क्या रहेगा सर? बिल्कुल, तो देख सकते हैं एक रणनीति है और रणनीति का खुलासा अभी करना नहीं चाहते हैं। तमाम नेता उतरे हैं यहाँ पर। देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के साथ साथ यहाँ पर तमाम नेता हैं। हालांकि यहाँ पर सीकरीवाल जी, उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार। फिर भी जानकारी होगी सर, सीनियर नेता है और पूरी टीम आपकी दिल्ली से लौटी है, क्या कहेंगे? नहीं, अभी देखिए वो दिल्ली की टीम में क्या मंत्रणा कर कर लौटी है और क्या कहने वाली है तो वो स्वयं कहेगी। मैं तो चूंकि यहाँ था तो इसलिए फॉर्मली नमस्कार प्रणाम करने के लिए। चेहरा कौन होंगे? फिर से सवाल वही रहेगा। क्या सीएम का चेहरा? पहले से सीएम का चेहरा यहाँ घोषित है। इंडिया ने तो पहले घोषित कर दिया। आज के बाद कोई परिवर्तन तो नहीं ना? क्या बात करते हैं भैया, पहले से घोषित यहाँ चेहरा है। आज नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व वर्ग ने उस घोषणा को पहले ही कर दिया था। आज थोड़े बदलना है उसमें। लेकिन विरोधी पार्टी लगातार सवाल खड़ा कर रही है कि चिराग के कंधे पर बंदूक चलाया जा रहा है। हमें लगता है कि विरोधी को कहने का कुछ नहीं है, ना विरोधी में दम है, ना कहने का कोई माने उसके पास कोई फैक्टर डैमेज तो नहीं करेगा एनडीए को। यही अब क्या लगा सर? बिल्कुल, तो देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो नेता है पटना पहुंचे हैं। अभी सीकरीवाल जी ने अभी न्यूज 18 से बातचीत की है और कहा है कि वरीय नेता जो फैसला लिए हैं वो कल जानकारी मिल जाएगी। हालांकि इन्होंने भी कुछ नहीं कहा है और सीएम का चेहरा इन्होंने फिर से कहा है कि नीतीश कुमार ही होंगे। पहले ही घोषणा हो चुकी है। जाहिर है कल इंतजार करना होगा कि आखिर बीजेपी क्या ऐलान करती है। उसके बाद उम्मीदवारों का नाम भी सामने आ जाएगा। कैमरामैन मनीष के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो प्रत्याशियों के नाम के ऐलान से पहले बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। दिल्ली में उजियारपुर सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर करीब 4 घंटे तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होती नजर आई। इस बैठक में बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, राधा मोहन सिंह, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की मौजूदगी भी रही। मुकेश सहनी, भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय से अलग अलग उनकी मुलाकात भी होती है। महागठबंधन से नाता तोड़ने के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी दिल्ली में 2 दिन से मौजूद हैं। इस वक्त रात को करीब 10:30 बज रहे हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर मुकेश सहनी मौजूद हैं। अब देखना यह है कि महागठबंधन से बाहर निकलने के बाद मुकेश सहनी को एनडीए से कितनी सीटें मिलती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। क्योंकि मुकेश सहनी लगातार जिस तरह से टिकट को मांग को लेकर के कर रहे थे, अब बिहार के बीजेपी नेताओं की जिस तरह से लगातार 4 घंटे से बैठक चल रही है, अब आने वाले समय तय करेगा मुकेश सहनी के हिस्से में कितने सीटें जाती है। कैमरामैन चंद्रदेव यादव के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली।
तो बुलेटिन में एक और बड़ी सियासी खबर। हमने अपने 7 उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दिया है। हम की तरफ से अपने 7 उम्मीदवारों की सूची सामने ला दी गई है। इमामगंज से जीतन राम मांझी जो हैं वो खुद कैंडिडेट होंगे। इमामगंज से जीतन राम मांझी उम्मीदवार होंगे। बाराचट्टी से अगर बात की जाए तो ज्योति देवी हम की उम्मीदवार होंगी। कुटुंबा से श्रवण भुइया को उम्मीदवार बनाया गया है। कस्बा से राजेंद्र यादव, सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी, टेकारी से अनिल कुमार हम के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो 7 लोगों की स्थिति साफ कर दी गई है। मखदूमपुर से देवेंद्र मांझी उम्मीदवार होंगे। तो इमामगंज से जीतन राम मांझी खुद चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ रिश्तेदारों की भी लाइन लगी हुई है। बाराचट्टी से ज्योति देवी हम की उम्मीदवार होंगी। वहीं कुटुंबा से श्रवण भुइया उम्मीदवार होंगे। हम की तरफ से 7 उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस खेमे से इस वक्त बड़ी खबर, जिसमें कांग्रेस के 46 उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से भी अब उम्मीदवारों की सूची जो है वो फाइनल लिस्ट की तरफ बढ़ती हुई, जिसमें 46 उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया गया है। आज उन नामों की घोषणा की जा सकती है। कल कांग्रेस चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। चुनाव समिति की बैठक में इन 46 नामों पर मुहर लगाई गई, इसे फाइनल किया गया। वहीं आरजेडी खेमे से बड़ी खबर, आरजेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। राबड़ी आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें सभी नेता रणनीति और उम्मीदवारों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। आरजेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। राबड़ी आवास पर यह बैठक होने वाली है। हालांकि यह बैठक कितने बजे शुरू हो रही है इसे अभी साफ नहीं किया गया है, लेकिन रणनीति और उम्मीदवारों पर चर्चा इसमें की जानी है। बिहार में चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। टिकट नहीं मिलने के बाद आरजेडी के बागी नेता जितेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव पर जोरदार प्रहार किया। बख्तियारपुर विधानसभा से टिकट कटने पर जितेंद्र यादव ने आरजेडी में टिकट बिकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी में कोई पूछ नहीं है। जितेंद्र यादव ने तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। और आज हम लोग भी इसी पार्टी में लगे हुए हैं। अपने पूरे दिन पूरे रात हमेशा एक संघर्ष करके हम लोग इस पार्टी में क्या मैं चुनाव तेजस्वी यादव के विरोध में लड़ूंगा। अभी पार्टी क्लियर नहीं है कि मैं किस पार्टी से लड़ूंगा। पूर्व मंत्री श्याम रजक का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। श्याम रजक की वर्तमान सीट फुलवारी शरीफ भाकपा माले के खाते में चली गई है। वहीं मसौढ़ी सीट के लिए भी उनका नाम लिया जा रहा था, लेकिन वर्तमान विधायक का टिकट तय माना जा रहा है। और ऐसे में श्याम रजक ने कहा है कि पार्टी जो फैसला करेगी वो उन्हें मंजूर होगा। माले का फुलवारी में सबसे ज्यादा जोर था, उनको कुर्बान किया गया। तो जब कुर्बान कर दिया गया तो ये मेरे लिए कोई विषय नहीं बच जाता है। पार्टी ने जो तय करेगी वही ना हम करेंगे। तो पार्टी से हमारी अभी तक कोई बात नहीं हुई है, हाँ? ना आला कमान से हुई ना पार्टी से हुई है। अब वो क्या सोच रहे हैं वो जाने। चर्चा थी, लेकिन वो मसौरी से तो जो विधायक हैं उनको कंटिन्यू किया गया, उनको टिकट भी दे दिया गया। आगे क्या श्याम रजक जी करेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? भाई चुनाव लड़ना ये तो पार्टी का काम होता है, सिंबल पार्टी देती है। तो पार्टी से पूछिएगा कि कहाँ से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो पार्टी जाने। बिहार में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके चिराग पासवान को अब तेजस्वी यादव में कई खूबियां नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार तो पहले से ही चिराग को फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे, अब उन्होंने तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताया है। चिराग पासवान ने जनता के नाम खुली चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जेडीयू प्रत्याशी को अगर एक भी वोट दिया तो कल आपके बच्चे को पलायन करने को मजबूर होना पड़ेगा। आने वाली सरकार भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनेगी। लोक जनशक्ति पार्टी के सभी विधायक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। तो ये चिराग की तरफ से सियासी चिट्ठी है, जिसे जनता के नाम लिखा गया और ये कहा गया है कि अगर नीतीश कुमार को एक भी वोट पड़ता है तो आपका भविष्य जो है वो अधर में लटक जाएगा। आपके बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर आप एक भी वोट नीतीश कुमार को न डालें।
एलजेपी और बीजेपी के साथ पर उन्होंने कहा कि यही साथ जो है वो आगे चलने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर उन्हें पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि अब वो जातीयता की बेड़ियां भी टूटती जा रही हैं, लोग अब अपने विकास की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आज की तारीख में हर बिहारी को इस बात का विश्वास जरूर है कि भैया अगर आज हम लोगों ने पुनः जदयू के प्रत्याशी को अगर हमने वोट दिया तो भविष्य में अपने बच्चों के पलायन के लिए हम लोग दरवाजे खोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी पिछले 15 साल से बिहार में मुख्यमंत्री होने के बावजूद धरातल तक वो अपने विकास के कार्यों को नहीं उतार पाए, तो जनता का विश्वास ज़रूर उनके प्रत्याशियों से उठ चुका है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि विकल्प की तरफ ज़रूर बिहार की जनता जाए। एक मजबूत विकल्प के तौर पर जनता के सामने अपने आप को मैं रखना ज़रूर चाहूँगा। पिताजी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है और बहुत सी बातें ऐसी कही जाती हैं कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी जहां सत्ता होती है वहां जाती है। इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड आपके माध्यम से पुनः मैं कहना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी जिसके साथ जाती है सत्ता उसकी आती है। हम लोगों ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया। महागठबंधन को लेकर क्या सोच है, क्योंकि वहां भी तेजस्वी नेता है, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में क्या सोचा? नहीं, मेरे छोटे भाई हैं और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको भी। और मैंने हमेशा, जैसा मैंने इससे पहले भी मैंने कहा कि जितने विकल्प जनता के सामने आएंगे उतना बेहतर है। जनता को डिसाइड करने दीजिए, जनता को चुनने दीजिए कि उनको किन की बातों पर ज़्यादा विश्वास है या किन पर उनका विश्वास है कि आने वाले समय में उनके बच्चों का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। चिराग पासवान के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने उनका स्वागत किया है। इस बयान का स्वागत करते हुए आरजेडी और कांग्रेस नजर आई है, जबकि जेडीयू का यह कहना है कि चिराग का बयान हताशा भरा है और जनता सब कुछ जानती और समझती है। वो समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार जी हर आदमी को ठगने का काम किया है और हमने नारा दिया था कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे नीतीश ठगा नहीं। तो वो रामविलास पासवान जी को भी ठगा है, लालू यादव को भी ठगे हैं, तेजस्वी यादव को भी ठगने का काम किए हैं और बिहार के आम आवाम को हमेशा ठगने का काम किए हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हम समझते हैं कि जो दोनों नौजवान नेता हैं, चिराग पासवान और तेजस्वी प्रसाद यादव का जोड़ी बहुत अच्छा होता। जब एक साथ दोनों हो जाते तो बड़ी अच्छा लगता। मंत्रिमंडल के सदस्य जिस दल के हैं उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को वोट मत कीजिए, अगर वोट कीजिएगा तो बिहार से लोगों का पलायन होगा, क्योंकि 15 सालों में नीतीश कुमार ने कोई विकास नहीं किया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि चिराग पासवान जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी माना कि नीतीश कुमार जी कोई विकास नहीं किया है। इसलिए नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। यह लक्ष्य सिर्फ चिराग पासवान का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी। बिहार की आवाम बखूबी जानती है कि कौन पलायन रोक सकता है, कौन रोजगार दे सकता है। चिराग पासवान लोकसभा के चुनाव में और उनके संस्थापक अध्यक्ष रामविलास पासवान हर स्टेज से नीतीश कुमार जी का कसीदा पढ़ते थे और नीतीश कुमार की तारीफ करते थकते नहीं थे। आज वो ट्वीट करके बिहार के आवाम को गुमराह करना चाहते हैं। दिल्ली में मैराथन बैठक कर पटना लौटे बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि मंगलवार को सीटों की घोषणा हो सकती है और लोक जनशक्ति पार्टी के अलग होने के सवाल पर प्रेम कुमार ने कहा कि इससे कोई फर्क पार्टी को या फिर एनडीए को नहीं पड़ने वाला है। अब खत्म हो गई लगभग। बिल्कुल परिणाम आएंगे निश्चित तौर पर, लेकिन ज्यादा सब नहीं है, अब कम समय रह गए हैं जाकर के। लोजपा तो अलग कुछ लेगी, क्या होगा लोजपा को लेकर? क्या कुछ परेशानी हुई? लोजपा अलग हो गया एनडीए से? तो शुरू में प्रयास हुआ था जाकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि लोजपा बीजेपी के साथ एनडीए में रहे जाकर के, लेकिन प्रयास सफलता नहीं मिली है जाकर, स्थिति तो ही है। चिराग पासवान ने साफ कहा है तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं और जदयू को वोट देना मतलब वोट को बर्बाद करना है। क्या अब उस पर कहना नहीं चाहेंगे। अब तो एनडीए में मतलब हमारे साथ है नहीं जाकर, अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हर दल को आज़ादी है अपनी बातों कहने का।
नालंदा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना दीपनगर थाना क्षेत्र की है। मृतकों में राजेंद्र पासवान, उनकी पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि घटना 2-3 दिन पहले की है। हत्या क्यों की गई इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी है। बेतिया में व्यवसाय के कर्मचारी से 6.5 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना कालीबाग ओपी के सुप्रिया रोड की है। व्यवसाय के कर्मचारी बैंक से रुपए निकालकर बस से चनपटिया लौट रहे थे। सुप्रिया रोड के पास बस से उतरते ही बाइक सवार 2 अपराधी रुपए का बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। इस दौरान लुटेरों का एक मोबाइल वहां पर गिर गया, जिसके आधार पर पुलिस तहकीकात करने में जुटी है। 2.5 लाख रुपए पॉकेट में रख लिए थे और 6.5 लाख रुपए झोला में था। और यहाँ से वो चले हैं, तब तक वो नासिर अली के क्लिनिक के 50 मीटर आगे वो बस वो उतरे हैं और पैसा जो है छीन लिया है लोग। बदमाश लोग छीन करके और वो यहाँ से ही आदमी लगा था और उसका फुटेज में जो है उसका फोटो वगैरह आया है। मुजफ्फरपुर शहर के आसपास के इलाकों में जल जमाव से लोग बेहद परेशान हैं। 10 सालों से जल जमाव से इतनी तबाही पहली बार लोगों को उठानी पड़ रही है और वे चचरी पुल के सहारे आने जाने को मजबूर हैं। कई साल बाद औसत से अधिक बारिश मुजफ्फरपुर में हुई है और उसका असर शहरी क्षेत्र के अलावा जो सेमी अर्बन एरियाज है वहाँ भी जल जमाव देखने को मिल रहा है। कई सालों बाद जो इलाका है, आप देखिए ये माधोपुर सुस्ता का इलाका है जो यहाँ पर बोचहा विधानसभा क्षेत्र और कुटनी विधानसभा क्षेत्र की सीमा है। यहाँ देखिए किस प्रकार बांस की जजरी बनाकर लोग महीनों से अपने घर आ जा रहे हैं और तकरीबन 4 से 5 फीट पानी घर के आसपास जमा है और इसी दुर्गंध युक्त पानी के बीच लोग रह रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को कोस रहे हैं, चूँकि जो सेमी अर्बन एरियाज में जितने भी घर बन रहे हैं वहाँ ड्रेनेज की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है और जो पहले से नेचुरल सोर्स रहा है पानी की निकासी का वो अवरुद्ध हुआ है। इस वजह से जगह जगह जल जमाव देखने को मिल रहा है और जो मुजफ्फरपुर शहर से सटा हुआ, चाहे वो पूर्वी इलाका हो, पश्चिमी इलाका हो, जहां भी आप जाएंगे वहां इस प्रकार के जल जमाव देखने को मिल रहे हैं। नहीं, पानी निकलने का कोई साधन ही नहीं, कहीं भी नहीं निकलने का। मतलब ये घर बन जाने से ऐसा हुआ क्या? घर बन जाने से कुछ उधर में मतलब घर बनने से पहले पुलिया लिया था रोड पर, तो वो था उससे निकल जाता था, पुलिया भी अब जाम है। क्योंकि जल जमाव से एक बड़ा इलाका जो है वो प्रभावित हुआ है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है जो पारंपरिक तौर पर जल निकासी के साधन थे, नए नए मकान बन जाने की वजह से, कंक्रीट के जो दूसरे साधन है उसके इस्तेमाल की वजह से, सड़कों के निर्माण की वजह से पुख्ता तौर पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि सिर्फ शहरी क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास का जो सेमी अर्बन एरियाज है वो भी इस साल जल जमाव से भारी प्रभावित हुआ है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत ख्याल रखिए।